सरकार लाएगी यूसीसी का ड्राफ्ट। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधित विधेयक को भी पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है, जानकारी इस वक्त यूसीसी को लेकर आपको बता दें। 6 फरवरी को विधानसभा में सरकार लाएगी यूसीसी का ड्राफ्ट। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पांच फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। हम लोग प्रयास करेंगे उस दिन 6 तारीख को हम यूसीसी को टेबल करें और उसके बाद फिर इस पे व्यापक चर्चा करें। ऐसे ही हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है उसको भी टेबल करेंगे, फिर उस पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने बिल हैं जो उस पे टेबल करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सभी अपने अपने तरीके से अपना जो है इसमें अपनी बात रखें। और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग अपना मंतव्य स्पष्ट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है यूसीसी को लेके भी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैं अभी मौजूद हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसके ऑफिस में। यहां पर कमेटी के जो मेंबर हैं, जो सब कमेटी है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की वीसी कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, जो सब कमेटी है जो इस ड्राफ्ट को यहां पर अंतिम रूप दे रही है, वो लगातार दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार 14 से 15 घंटे तक यूसीसी के इस ऑफिस में लगातार दिन रात काम चल रहा है। 2 फरवरी को कमेटी सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है और 5 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उत्तराखंड के इस यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्या होगा इस ड्राफ्ट में, वो कौन से रूल और रेगुलेशन होंगे जो इस ड्राफ्ट में समाहित होंगे। जो जानकारी हमको मिली है, इस पूरे ड्राफ्ट में करीब 400 के आसपास सेक्शन हैं। लोगों के जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो मूल चीजें हैं, खासकर अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें, तो उसका जो ग्राउंड है, चूंकि अलग अलग जगह, चाहे वो हिंदुओं के धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्मों की बात करें, जो तलाक का मसला है वहां पर पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से कई सेक्शंस में देखा जाता है। तो इसमें कोशिश की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कि सबको एक समान कानून के तहत देखा जाए। खासकर जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत सारी चीजें इस ड्राफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अब सबको इंतजार है 2 फरवरी का और उसके बाद 5 फरवरी का, जब विधानसभा सेशन शुरू होगा, और 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक है, जो बहुप्रतीक्षित विधेयक है, जिस पर देश भर की नजरें लगी हुई हैं, उसको विधानसभा में टेबल किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। सालों से ठप पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा से फिर से शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़े। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 19 सीटर प्लेन ने नैनीसैनी एयरपोर्ट से आज उड़ान भरी। हवाई सेवा सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को देहरादून के साथ पंतनगर के लिए शुरू हुई है। सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। ये पहली फ्लाइट पिथौरागढ़ से भी होगी
जहां 1600 मीटर का रनवे है, 7 करोड़ रुपए का निवेश भी हम लोग ने किया है। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये सेवा की शुरुआत चलेगी। पर मैं आप सबको फ्लाई बिग एयरलाइंस ने शुरू की हवाई सेवा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो कि सालों से ठप पड़ी हुई थी, आज एक बार फिर से ये सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव होंगी। हालांकि राधा रतूड़ी का भी कार्यकाल 31 मार्च का ही है बचा हुआ। राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनती हैं तो वो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू कल रिटायर हो रहे हैं और कल उनकी जगह राधा रतूड़ी नई मुख्य सचिव होंगी। उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव होंगी। हालांकि राधा रतूड़ी का भी कार्यकाल 31 मार्च तक का ही बचा हुआ है। राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनती हैं तो वो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू कल रिटायर हो रहे हैं और कल उनकी जगह राधा रतूड़ी नई मुख्य सचिव होंगी। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, बताया जा रहा है कि राधा रतूड़ी नई मुख्य सचिव होंगी और ऐसा होने वाली वो पहली महिला भी होने वाली हैं। इसके लिए क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये करीब करीब तय है कि राधा रतूड़ी ही राज्य की अगली मुख्य सचिव होंगी। महज इसका एक औपचारिक तौर पे जो आदेश होता है उस निकलना बाकी है। अदरवाइज ये तय हो चुका है कि 1988 बैच की जो आईएएस ऑफिसर हैं राधा रतूड़ी, वर्तमान में वो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, वो राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनने जा रही हैं। उत्तराखंड के 23 सालों के इतिहास में वो पहली आईएएस ऑफिसर, महिला आईएएस ऑफिसर होंगी जो इस गद्दी पर बैठेंगी। हालांकि राधा रतूड़ी का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024, इसी साल 31 मार्च को उनको भी रिटायर होना है, यानी कि 2 महीने के बाद। लेकिन चूंकि तब तक लोकसभा की जो आचार संहिता है वो लग चुकी होगी, तो ये माना जा रहा है कि सरकार राधा रतूड़ी को कम से कम 3 या फिर 6 महीने का अगला एक्सटेंशन दे सकती है। इसीलिए कल उनकी ताजपोशी हो जाएगी चीफ सेक्रेटरी के पद पर। जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं एसएस संधू, जुलाई 2022 में उनका रिटायरमेंट था, लेकिन सरकार ने उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था जो कल समाप्त होने जा रहा है 31 मार्च को। राधा रतूड़ी को लेकर इसलिए भी उत्साह एक देखा जा रहा है कि एक तो पहली महिला हैं जो इस पद पर जा रही हैं, चीफ सेक्रेटरी बन रही है, और दूसरी बात कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक ईमानदार छवि उनकी रही है, एक सादगी पसंद ऑफिसर्स उनको माना जाता है। तो राधा रतूड़ी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राधा रतूड़ी अगली चीफ सेक्रेटरी हो सकती हैं, और इसका करीब अब महज औपचारिक आदेश होना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए सुनील। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 1 दिवसीय वर्कशॉप देहरादून में शुरू हो गई है। 6 सेशन में हो रही इस वर्कशॉप में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को टिप्स और ट्रिक्स समझाए जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय इस मीडिया वर्कशॉप का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया, जिसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वर्कशॉप को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने सभी पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए जाएंगे, साथ ही उनकी समस्या का निदान भी करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि सोशल मीडिया का चुनाव में महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए अपने मीडिया तंत्र को मजबूत करने पर इस वर्कशॉप में चर्चा होगी। पार्टी की नियमित गतिविधियों का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया में अपने कार्यकर्ताओं का क्या विजन है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से हम नीचे तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और आजकल सोशल मीडिया, उन सब में हमारी अपनी भूमिका और हम प्रभावी रूप से कर सके, इस भाव के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मीडिया प्रभारी
अनिल बलूनी जी और दो राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए हैं। बाद में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन सत्र यहाँ मिलेगा। युवाओं का ही जमाना है और युवा ही दिशा बदलने का मादा रखते हैं, तो हमारा संगठन युवाओं पर बहुत विश्वास रखता है। आप देखते होंगे कि कोई भी विषय आए, चाहे वो जब नकल विरोधी कानून हमारा है, किस तरीके से हमने घर घर जाके ये बताया कि किस तरीके से हम सबसे मजबूत कानून लेकर आए हैं। महिलाओं के विषय में भी आज लखपति दीदी के आयोजन हर जिले में किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है, खासकर जो हमारी युवा महिलाएं हैं उनको, कि आप इन योजनाओं का लाभ लें, सशक्त हों। तो युवाओं की भूमिका इस इलेक्शन में आप बहुत बड़ी तरीके से देखने वाले हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और दिल्ली से बड़ी खबर, सभी 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। विशेषाधिकार समिति में भेजे गए सांसदों का निलंबन रद्द होगा। सांसदों ने लिखित माफीनामा भेजा है। विशेषाधिकार समिति की बैठक में आज फैसला होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सभी 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति ने सांसदों का निलंबन रद्द होगा। सांसदों ने लिखित माफीनामा भेजा है। विशेषाधिकार समिति की बैठक में आज इस पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों वक्फ बोर्ड का मॉडर्न मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला गरमाया हुआ है। मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद अब कांग्रेस ने मामले पर कहा है कि पहले सीबीएसई पैटर्न से लेकर ड्रेस कोड और संस्कृत पढ़ाने की बात कही गई, जो आज तक असल में अमल में नहीं लाई गई है। और अब बात हो रही है रामायण का पाठ पढ़ाने की, जो सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर दिए गए बयान याद दिलाने लग गई है। इन्होंने कहा था कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे मदरसों में, ड्रेस कोड लागू करेंगे कहा था। उसके बाद कहा इन्होंने हम संस्कृत पढ़ाएंगे, अब कह रहे हैं हम रामायण पढ़ाएंगे। ये घोषणा करने की आवश्यकता क्या है? अगर आपका दिल साफ है, अगर कहीं आपने कोई राजनीति नहीं करनी है या वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करना है, तो आप करके दिख। भगवान राम के आदर्श, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अगर उनके चरित्र के बारे में हम किसी को पढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें गलत क्या है? सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। इंडोनेशिया में भी एक देश है, मुस्लिम देश है, वहां पर भी लोग भगवान राम को पढ़ते हैं, तो इसमें किसी को गलत क्या है? इसमें रुड़की के खेड़ा जट गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एसएसपी का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और हत्या के कारणों का पता किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल के बाद मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। मथुर जट क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 54 साल थी, रमेश सन ऑफ घसीटा, ये आज एक मृत अवस्था में यहाँ मिला था। और प्रथम दृष्टया जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसको धारदार हथियार से मार के इसके सर पर इसकी हत्या कही गई है। ये इस चीज़ को हम लोगों ने प्रथम दृष्टया संज्ञान में लिया है। इस पर गंभीर धाराओं में जो भी अभियोग है उसे पंजीकृत करके शीघ्र ही इसकी जो भी इसके पीछे है उसके अरेस्टिंग का हम लोग जल्दी ही प्रयास करेंगे। चक्राता में लाखा मंडल के पास लड़के का शव मिलने के बाद लोगों में काफी रोष है। वहीं लड़के के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को दे दिया है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। भाई की हत्या करी, बहुत रहमी से मारा उनको
मेरे भाई के लिए, और मैं चाहता हूं कि इसी में कड़ी से कड़ी सख्त नियम लाए जाए और उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनू दास की हत्या के संबंध में एक अभियोग चकराता थाने में पंजीकृत हुआ है, तो उसी के परिजन यहाँ आए हुए हैं। तो आज पोस्टमार्टम हुआ है बॉडी का, और पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी को उनके सुपुर्दगी में दे दिया गया। नैनीताल से बड़ी खबर। यहां पर देर रात अंगीठी के धुएं से दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत खराब है, जिसे आर सेंटर रेफर किया गया। मजदूर घर में आग अंगीठी जलाकर सोए हुए थे। वहीं जब सुबह के वक्त ठेकेदार ने मजदूरों को फोन किया तो मजदूरों ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ठेकेदार मौके पर पहुंचा तो कमरे में 3 मजदूर बेहोश थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक बेहोश महिला को हायर सेंटर रेफर किया है। और एक जिसकी हालत गंभीर थी उसको प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो एक का नाम है अवनेश, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, दूसरा है राजकुमार, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। ये दोनों बदायूं के रहने वाले हैं, यूपी के। और जिसकी हालत गंभीर थी, जिसको हमने हल्द्वानी रेफर किया, उसका नाम मनिंदर है, 21 साल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और गुरुवार को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। बिल्कुल है कि इस तरह का वो देखने को मिला है चीजें, परंतु अब जो आगे दिख रही चीजें, तो अगर कल मैं बात करूं 31 को जनवरी को और फिर 1 फरवरी को, तो ये 2 दिन जो अच्छी बारिश और बर्फबारी वो प्रदेश में मिलेगी। तो जो बर्फबारी वो तो आप ये कह सकते हैं कि 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा संभावना है, लेकिन 2000 से 2500 में भी थोड़ी बहुत तो मिलेगी। आप कह सकते हैं फ्यू इंचेज जो है 2-4 इंच जो है वहां भी मिलनी चाहिए, कि 2000 आसपास तक मिले। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।